गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले जो क्वेश्चन हुए हैं मैंने वीडियो के साथ दिए थे और 40 नंबर पेज नंबर पर फार्मूला यूनिट मास के कुछ क्वेश्चंस हैं, वो आप खुद करेंगे। अगर उसमें आपको दिक्कत आती है तो आप पूछेंगे। अभी जो न्यूमेरिकल हैं वो हम कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, इफ़ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम वेट 12 ग्राम, व्हाट इज द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। कह रहा है जब 1 मोल कार्बन एटम जो होता है वो बराबर होता है 12 ग्राम के, तो हमें 1 एटम में बताना है कितना होगा। हमें मालूम है 1 मोल जो होता है वो 6.022 इंटू 10⁻23 के बराबर होता है, तो ये भी 12 ग्राम के बराबर होगा और ये भी 12 ग्राम के बराबर है। तो 1 एटम में कितना होगा भाई। तो ये जितने भी सारे एटम हैं, इतने नंबर ऑफ एटम हम किसके नीचे ले आएंगे, 12 ग्राम के नीचे ले आएंगे। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे लगभग ये 6 है और ये 12 है, तो 6 2 जा 12, तो 2 और इंटू 10⁻23 के अराउंड हमारा आंसर आएगा। तो यहाँ पे दे रखा है 1.99, जो 2 के अराउंड ही होता है। तो आप जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। ये मैं कॉपी पे भी कर सकता हूँ बेटा, लेकिन इसमें दिक्कत ये आएगी, मुझे सारा क्वेश्चन उतारना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है विच हैज़ मोर नंबर ऑफ एटम, किस में ज़्यादा नंबर में एटम होंगे, 100 ग्राम सोडियम में या 100 ग्राम आयरन में। एटॉमिक मास आपको दे रखा है, सोडियम का 23 होता है, Fe का 56 होता है। अब पूछ रहा है एटम किस में ज़्यादा होंगे। आपको मालूम है एटम Na का 23 एटॉमिक मास यूनिट है, तो इसमें भी आपके 6.022 इंटू 10⁻23 एटम होंगे और Fe जो है 56 है, तो इसमें भी 6.022 इंटू 10⁻23 होंगे। अब इसमें 23 में इतने हैं, इसमें 56 में इतने हैं, तो 100 ग्राम में सोडियम में ज़्यादा है या 100 ग्राम आयरन में ज़्यादा है। तो हमें देखने से ही सिंपली पता लग रहा है 23 में भाई इतने बन रहे हैं, तो 23 100 में कितनी बार बनेगा, लगभग 4 से कुछ 4 के आसपास। और ये 56 कितनी बार बनेगा, 2 के आसपास ही बनेगा, तो Na में ही ज़्यादा होंगे। पहले तो हम देख के ही पता लगा सकते हैं। अगर हमें देख के नहीं पता लग रहा है तो अब हम सवाल करके पता लगाएंगे। हमने कहा कि सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23, तो Na इज इक्वल टू 23 ग्राम है, ग्राम एटॉमिक मास। इसका मतलब ये है कि 23 ग्राम में इतने नंबर ऑफ एटम होंगे। तो जब हमें 100 ग्राम में निकालना है तो हम क्या करेंगे, जब 23 में 6.022 इंटू 10⁻23 हैं, तो अब मुझे पता लगाना है 100 ग्राम में। तो 100 ग्राम में निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 23 को नीचे लाना पड़ेगा और इसे ऊपर ही लिखना पड़ेगा। जब मैं इसको सॉल्व आउट करूँगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, देखिए ये मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो मेरा आंसर आया 2.6182 इंटू 10⁻24। ये नंबर ऑफ एटम आ गए कि 100 ग्राम सोडियम में इतने नंबर ऑफ एटम होंगे। क्योंकि एटॉमिक मास यूनिट जितना होता है उसी को ग्राम एटॉमिक मास में बदलते हैं, तो G लिख देते हैं। सेम केस आपका इसके साथ है। आपको क्या करना है, Fe 56 ग्राम है, तो 56 ग्राम में कितने एटम होंगे, इतने एटम होंगे। तो 100 ग्राम में कितने होंगे, 56 नीचे आ जाएगा यूनिटरी मेथड से, 1 ग्राम में निकाल लोगे, फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे दोनों तरफ, तो 100 ग्राम में निकल आएगा और आपका आंसर आ जाएगा 1.0753 इंटू 10⁻24। तो यहाँ हमें जब हम कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ 2.618 है या 1.0, तो हमने कह दिया देखते ही कि भाई सोडियम में नंबर ऑफ एटम जो हैं
वो ज़्यादा हैं। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है अ 0.24 ग्राम सैंपल ऑफ कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन एंड बोरॉन वाज फाउंड बाय एनालिसिस ऑफ कंटेन इतना ग्राम बोरॉन एंड इतना ग्राम ऑक्सीजन। मतलब ऑक्सीजन और बोरॉन से मिला के एक सैंपल लिया गया जो कि इतने ग्राम का था। अब उसमें इतने ग्राम बोरॉन है और 1.44 ग्राम ऑक्सीजन है। तो हमें परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट करनी है। अब आप लोग सिंपल सा देखिए, जब भी आप परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं तो मैंने बोला भाई मेरे 500 में से 480 नंबर आए तो कितने परसेंटेज आए, तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे, सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा। 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, 5 6 जा 30, भाई 96% मेरे आ गए। इसी तरीके से परसेंट निकलते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कितने आए, तो आप कहोगे मेरे 100 में से 52 नंबर आए, मल्टीप्लाई बाय 100 ये करना पड़ता है, 100 से 100 कट गया तो भाई मेरे 52% नंबर आए। तो 52% नंबर आए। तो अब देखते हैं कि मास ऑफ बोरॉन हमें दे रखा है 0.096 ग्राम, मास ऑफ ऑक्सीजन हमें दे रखा है 0.144 ग्राम और सैंपल हमें दे रखा है 0.24 ग्राम। तो कह रहा है परसेंटेज करो कंपाउंड बाय वेट, वेट से। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं परसेंटेज किसकी, बोरॉन की। तो बोरॉन का वेट कितना है 0.96 और टोटल वेट कितना है 0.24। टोटल को नीचे रखा, बोरॉन को ऊपर रखा, मल्टीप्लाई बाय 100, सॉल्व करेंगे 40% आ जाएगा। सेम केस हमने किया ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन में क्या किया, टोटल कंपाउंड का वेट नीचे, ऑक्सीजन का ऊपर, मल्टीप्लाई बाय 100, 60% आंसर आ जाएगा आपको। अगली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। क्वेश्चन बोलता है कि when the 3.0 ग्राम ऑफ कार्बन is burnt in 8 ग्राम ऑक्सीजन, 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड। कह रहा है 3 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है तो 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो व्हाट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी व्हेन, जब 3 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को बर्न किया जाएगा 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के। विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन विल बी गवर्न योर आंसर। और आप अपना जो आंसर दोगे वो उसमें कौन सा केमिकल लॉ लगाओगे। तो आपको मालूम है केमिकल लॉ 2 हैं, तो उनमें से एक कोई लगेगा। तो भाई हमें पता लगा कार्बन और ऑक्सीजन की रिएक्शन होकर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अब इसमें हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल मिलके ही H2O बनाएंगे, मतलब 1:8 में ही मिलेंगे। अगर मैं ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल इसे दे दूंगा तो क्या होगा, तब भी ये H2O बना के ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल बचे रह जाएंगे। तो अभी 3 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को 50 ग्राम ऑक्सीजन के साथ जलाने वाले हो। अब 3 ग्राम जो है वो 8 के साथ जलती है तो ऑक्सीजन बना लेती है 11 ग्राम, तो अभी भी कार्बन डाइऑक्साइड 11 ग्राम ही बनेगी और बाकी आपका 39 ग्राम ऑक्सीजन आपकी बच जाएगी। अब ऐसा होने के बाद लॉ ऑफ प्रोपोर्शन लग रहा है, आइए इसे मैं आंसर पढ़ के आपको समझाता हूँ। 3 ग्राम ऑफ कार्बन रिएक्ट विद 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो क्वेश्चन में ही बता रखा है। इफ 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न्ड 50 ग्राम ऑक्सीजन, देन 3 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल रिएक्ट 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। 3 ग्राम फिर से 8 ग्राम के साथ रिएक्शन करेगी, 50 ग्राम के साथ पूरी के साथ नहीं करेगी। द रिमेनिंग 42 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन विल बी लेफ्ट अनरिएक्टिव। तो बाकी की 42 ग्राम जो है, 8 रिएक्ट कर रही है, बाकी की 42 ग्राम जो है वो अनरिएक्टिव रह जाएगी। कौन, ऑक्सीजन। इन दिस केस only 11 gram of carbon dioxide will be formed. The above answer is governed by the law of constant proportion.
तो जो ऊपर आंसर हमने दिया ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के बेस पे दिया है। ये सिंपल क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल नहीं है, और न्यूमेरिकल करने के लिए मैं लखमीर सिंह मंजीत कौर से आपको बताऊंगा। व्हाट आर पॉलीएटॉमिक आयन, गिव एग्जांपल। पॉलीएटॉमिक आयन क्या होते हैं? अ पॉलीएटॉमिक आयन इज अ ग्रुप ऑफ एटम कैरिंग अ चार्ज, मतलब ऐसा ग्रुप जो चार्ज कैरी करता है वो पॉलीएटॉमिक आयन होता है। मतलब कई सारे एटम से बना हुआ है। पॉलीएटॉमिक मतलब आयन मतलब उस पर कोई ना कोई चार्ज है। एमोनियम आयन NH4+, हाइड्रोक्साइड आयन, ये एग्जांपल दे रखे हैं। आपको मैंने बताया था जिनमें पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी के चार्जेस होते हैं, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। केमिकल फार्मूला लिखने के लिए कह रहा है भाई, केमिकल फार्मूला मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम पे वैलेंसी कितनी? +2। क्लोरीन पे वैलेंसी कितनी? -1। इधर 2 लिख लो, इधर 1 लिख लो। 1 को इसके नीचे लिख दो, 2 को इसके नीचे लिख दो, तो क्या लिखोगे? Mg और Cl2। कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम की वैलेंसी कितनी? Ca+1, ऑक्सीजन -1। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7 होता है। 8 करना चाह रहा हूँ तो 16 होता है। 16 को हम कैसे टूटेंगे? 2, 8, 10 और 6 +2। हाँ, तो कैल्शियम की वैलेंसी जो हुई वो +2 हुई, और ऑक्सीजन की वैलेंसी भी कितनी हुई? सॉरी, ये -2 हुई। तो क्या होगा? इसकी वैलेंसी भी 2, इसकी वैलेंसी भी 2, तो हम लिखेंगे Ca2O2। लेकिन ये दो हैं, इसे लिखने के लिए मैंने आपको बताया था इसके HCF से डिवाइड कर देते हैं यहीं पे, तो इन दोनों का HCF 2 ही आएगा। तो जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 1 रह जाएगा, तो हम ये 2 ना लिख के केवल Ca1 और O1, तो फार्मूला हमारा CaO बन जाएगा। ऐसे ही आप बात करेंगे कॉपर नाइट्रेट की, तो कॉपर की वैलेंसी कितनी होती है? +2। नाइट्रेट की वैलेंसी NO3 की कितनी होती है? -1। अब देखिए, कॉपर जो है आपको मालूम है मेटल है, और मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखता है। जो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। ये नाइट्राइट है नाइट्रेट, तो नेगेटिव चार्ज होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 3 नहीं सॉरी 1, तो हम कैसे लिखेंगे? Cu, वैलेंसी इसकी लिख दी नीचे 1, इसका कोई मतलब नहीं है। अब और NO3 की वैलेंसी क्या लिख दी हमने? NO3 की वैलेंसी हमने लिख दी 2। तो अब ऐसे लिखेंगे, लेकिन ये तो बड़ा ऑड लग रहा है देखने में, तो और ये पॉलीएटॉमिक आयन है, तो पॉलीएटॉमिक आयन को हम क्या करते हैं? डब्बे में बंद कर देते हैं इस तरीके से, तो इसे लिखेंगे CuNO3 का होल ट्वाइस। अगला हम देखते हैं एल्युमिनियम क्लोराइड। तो एल्युमिनियम का हमें मालूम है कि भाई 3 वैलेंसी ये शो करता है, और क्लोरीन जो है वो -1 वैलेंसी शो करता है। अभी क्लोराइड में देख लिया था हमने, एल्युमिनियम मेटल है इसलिए प्लस शो कर रहा है, क्लोरीन गैस है इसलिए नेगेटिव वैलेंसी शो कर रहा है। तो इसकी वैलेंसी 3 और इसकी वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, Al के नीचे लिख देते हैं 1 और Cl के नीचे लिख देते हैं 3। 1 की कोई वैल्यू नहीं है इसलिए फार्मूला AlCl3 हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट की अगर मैं बात करूं तो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम की वैलेंसी +2 यहाँ पे हमने देखी, कार्बोनेट की वैलेंसी -2। अब होना क्या चाहिए? इसकी भी वैलेंसी 2 है, इसकी भी वैलेंसी 2 है, इन दोनों का HCF लेंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। 2 से इन दोनों को डिवाइड कर दो तो 1 आएगा, इसको भी 1 आएगा। अब जब 1 1 आ जाएगा तो
इसका 1 इसके नीचे, इसका 1 इसके नीचे, 1 को लिखते नहीं हैं इसलिए डायरेक्ट CaCO3 लिख दिया जाएगा। और इसमें अगर हमने इधर कुछ लगाना होता तो इसे डब्बे में बंद कर देते हैं, अगर नहीं लगाना है तो डब्बे में बंद नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, कुछ एलिमेंट्स के नाम दे रखे हैं, कुछ कंपाउंड के नाम दे रखे हैं और एलिमेंट कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं इसमें ये पूछा है। जैसे क्विकलाइम है, क्विकलाइम का फार्मूला होता है CaO, कैल्शियम और ऑक्सीजन, इसी से हम पता लग जाएगा। लेकिन क्विकलाइम आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ही कॉमन नेम है केमिस्ट्री में। अब बोला हाइड्रोजन ब्रोमाइड, देख के पता लग रहा है भाई हाइड्रोजन है, ब्रोमीन है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड में कोई दिक्कत नहीं। बोल रहा है बेकिंग पाउडर, लेकिन बेकिंग पाउडर देख के आप नहीं बता सकते कि भाई किससे बना हुआ है जब तक कि आपको फार्मूला नहीं मालूम है। तो बेकिंग पाउडर का फार्मूला याद करना पड़ेगा। इसकी प्रिपरेशन 10th क्लास में आपको सिखाई जाएगी एसिड और बेस चैप्टर में। तो NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट नाम होता है इसका केमिकल नाम। तो किस किस से बना है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बन, ऑक्सीजन नहीं लिखा है इन्होंने, हाँ लिखा तो है ऑक्सीजन, ठीक है ऑक्सीजन भी है, ठीक। नेक्स्ट हमारा है पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट का भी पता लग जाएगा, पोटेशियम मतलब K और सल्फेट मतलब SO4। तो भाई K पोटेशियम, S सल्फर, O ऑक्सीजन, तो इन तीनों से मिलके ये बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द मोलर मास। मोलर मास कैलकुलेट करना है सब्सटेंस का आपको। तो मोलर मास आपको पता होना चाहिए। मोलर मास करना है, मोलर मास मतलब क्या हुआ? मोलर मास मतलब हुआ एक मॉलिक्यूल, एक मोल में कितने एटम हैं, वो हुआ ना मोलर मास। तो देख लेते हैं भाई, इथाइलिन है, इथाइलिन का फार्मूला है C2H2, ये केले पकाने के काम आता है इथाइलिन, C2H2। तो हमें इसका मोलर मास निकालना है। तो कार्बन का जो नंबर होता है वो क्या होता है? एटॉमिक मास, एटॉमिक मास कार्बन का होता है 12। और हाइड्रोजन का कितना होता है? हाइड्रोजन का होता है 1। लेकिन दोनों के ही दो दो मॉलिक्यूल हैं, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर प्लस कर दिया। अब 12 2 जा 24 और 12 1 जा 12, ये प्लस का साइन आएगा। तो 24 और 12 कितना हुआ? 4 नहीं 12 2 जा 24 और 1 2 जा 2, हाँ सॉरी ऐसे एक बार देखते हैं। इन्होंने कहा कार्बन का है 12, 2 से मल्टीप्लाई किया 24 आया, और हाइड्रोजन का है 1 और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया आया, तो क्या आया? तो 2 आया। और 4 2 6 और 2, ये गलत दे रखा है इन लोगों ने बेटा, ये 26 ग्राम आएगा, ठीक है। अब ये कह रहा है मोलर मास बताओ हमें एसिड का। तो एसिड का बोलेगा मतलब सल्फर मॉलिक्यूल का। सल्फर का जो नंबर होता है एटॉमिक नंबर वो 32 होता है। एटॉमिक मास जो होता है वो 32 होता है, एटॉमिक नंबर नहीं सॉरी, एटॉमिक मास। मॉलिक्यूलर मास निकालना है ना, तो एटॉमिक मास देखना है। 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 8 2 जा 16 का 6, 1 कैरी, 8 3 24 25, बिल्कुल सही है, 256 ग्राम आ गया। अगला बोल रहा है फास्फोरस मॉलिक्यूल। फास्फोरस का नंबर होता है 31 और कितने मॉलिक्यूल हैं? 4, 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 1 जा 4, 4 3 12, 124, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन का नंबर आपको 1 मालूम है, यहाँ पे भी देखा था। और क्लोरीन का 35.5 होता है, 35 लिख दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो जब ऐड करोगे तो 36.5 आ जाएगा। HNO3 नाइट्रिक एसिड होता है।
नाइट्रिक एसिड में हाइड्रोजन का 1, फिर प्लस का साइन, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16 और मल्टीप्लाई 3 ऑक्सीजन है तो 3 से मल्टीप्लाई, तो 16 3 जा 48 और 49 और 49 149 और 14 49 और 10 59 59 और 4 63, ठीक 63 ग्राम। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है व्हाट इज द मास ऑफ, क्या मास होगा 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम का, 1 मोल नाइट्रोजन एटम का क्या मास होगा। भाई 1 मोल नाइट्रोजन जो होगी, एटॉमिक मास हमें मालूम है 14 AMU होता है, इसे ग्राम एटॉमिक मास में लिखेंगे तो 14 ग्राम होगा, ठीक, नाइट्रोजन का। अब अगर इसी में ये क्वेश्चन पूछे कि कितने एटम होंगे तो आप लिख दोगे 6.022 इंटू 10⁻23 एटम होंगे। फिलहाल ऐसा कुछ पूछा नहीं है। 4 मोल ऑफ एल्युमिनियम एटम, 4 मोल एल्युमिनियम एटम के हैं तो मास बताना है और एटॉमिक मास जो है 27 है। भाई एटॉमिक मास 27 है तो 1 मोल में कितना होगा 27 ग्राम, तो 4 मोल में कितना होगा 27 इंटू 4, 4 7 28 का 8, 2 कैरी, 4 2 8 9 10, 108 ग्राम आंसर आ गया आपका। अगला क्वेश्चन कह रहा है 10 मोल ऑफ सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड फार्मूला याद करना पड़ेगा Na2SO3 के 10 मोल हैं, तो ठीक है। अब यहाँ पे Na का कितना होता है, Na का एटॉमिक नंबर जो होता है लगभग 11 होता है और इसमें इतने ही जोड़ के कितना बन गया 22 बन गया, 22 के आसपास होता है, तो लगभग ये होता है 23 सोडियम का एटॉमिक मास। अब हमारा दूसरा क्या है ये सल्फ़र, सल्फ़र का हमने अभी पढ़ा 32 होता है 32 और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, लेकिन सोडियम के 2 मॉलिक्यूल हैं और ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल हैं, तो अब हम इसका निकालते हैं 23 2 जा 46 प्लस 32 16 3 जा 48, तो 48 50 60 70 80 और 40 120 126, तो 126 आ गया। लेकिन हमें 1 मोल में निकल के आया है ये, 1 मोल में जब 126 हैं तो 10 मोल में कितना होगा मल्टीप्लाई बाय 10, तो 1260 ग्राम। कन्वर्ट इनटू मोल, मोल में कन्वर्ट करना है, कर लेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस को मोल में कन्वर्ट करो। बारह ग्राम ऑक्सीजन गैस में हमें पता करना है, तो हम देखते हैं, हमें मालूम है ऑक्सीजन जो होता है उसका मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो होता है 32 एटॉमिक मास यूनिट, तो 1 मोल में कितने ग्राम एटॉमिक मास होंगे 32 ग्राम होंगे, तो 1 ग्राम में कितना होगा तो 1 मोल में 32 ग्राम हो गए, 32 ग्राम, तो 1 ग्राम में कितना हुआ 1/32, तो 12 ग्राम में कितना होगा, तो 12 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, 12 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, इसे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.375 मोल।
अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 ग्राम ऑफ वाटर। तो 12 ग्राम ऑफ वाटर का हमें मालूम है कि 1 मोल में वाटर के 18 ग्राम होते हैं। अब ये 1 मोल में 18 ग्राम कैसे होते हैं वो समझ लो। H2O, तो हाइड्रोजन का नंबर 1 और ऐसे कितने हाइड्रो हैं, 2 मॉलिक्यूल हैं। ऑक्सीजन का कितना, 16, तो 2 1 जा 2 और 16 और 2 18, यहाँ से आया है ये 18। 1 मोल में 18 ग्राम, तो 1 ग्राम में 1/18 मोल। तो अब बोल रहा है 12 ग्राम में कितने होंगे, तो यहाँ पे 12 लिख दिया और 12 ग्राम बोल रहा है तो 12 यहाँ लिख दिया और 12 यहाँ लिख दिया। तो 12/18 करना है, लेकिन इन्होंने 20 ग्राम क्यों कह रखा है, आंसर 12 ग्राम में दे रखा है, ये गलत हो रहा है फिर। तो आप इसे सॉल्व करोगे 12/18 को, तो आंसर आपका आएगा 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, मतलब 3 2 3 6 जा 18, लगभग 0.6 के अप्रॉक्स आएगा, 0.6 आगे कुछ, ये आंसर आपका गलत है। अगला 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बोल रहा है। तो हमें मालूम है CO2, तो देख लेते हैं कार्बन ऑक्सीजन CO2, तो कार्बन का नंबर कितना होता है, ऑक्सीजन का 16 2 32 और प्लस कार्बन का होता है 12, तो 16 32 और 10 42, तो 44 हो गया। तो 44 हो गया कार्बन डाइऑक्साइड का, तो 1 मोल जो हुआ वो 44 ग्राम के बराबर हुआ। और यहाँ पे पूछ रहा है आपका 22 ग्राम में कितना हुआ, तो 1 ग्राम कितना हुआ, 1/44 के बराबर। तो आपसे पूछ रहा है 22 ग्राम, तो 22 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो 22 ग्राम के लिए, 22 इंटू 1/44, जब इसे सॉल्व करो 22 1 जा 22, 22 2 जा 44, 1/2 मतलब 0.5, तो इधर आया 0.5 मोल। इस तरीके से आप ये क्वेश्चन करोगे। अगला, व्हाट इज़ द मास ऑफ, क्या मास होगा 0.2 मोल ऑक्सीजन एटम का। अब तक हमें जो क्वेश्चन दिया था उसका जस्ट अपोजिट क्वेश्चन है, कि अभी तक हमसे दे रहा था कि हमें पूछ रहा था कि कितने मोल हैं ये बताओ, नहीं मास कितना है ये बताओ। अभी हमें मोल दे के क्या पूछ रहा था, अभी हमसे मोल पूछ रहा था मास दे के, अब हमें मास पूछ रहा है मोल दे के। तो मास कैसे निकालेंगे आइए देख लेते हैं। सबसे कह रहा है 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो देखो आपको मालूम है 1 मोल ऑक्सीजन जो होती है वो 16 ग्राम के बराबर होती है, ठीक। तो 0.2 मोल में कितनी होगी, तो 0.2 इज इक्वल टू 16 इंटू 0.2, दोनों तरफ 0.2 से मल्टीप्लाई किया तो 16 2 जा 32, एक के बाद पॉइंट लगा दो तो 3.2 ग्राम होगी। इसी तरीके से आप 0.5 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल आपको मालूम है 18 ग्राम होता है, तो 0.5 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दोगे 9 ग्राम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल S8 प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर। कह रहा है कैलकुलेट करने हैं कितने मॉलिक्यूल होंगे सल्फ़र के 16 ग्राम सॉलिड सल्फ़र हम लेते हैं। तो अब इसमें आपको रिलेशन मालूम होना चाहिए। पहले तो 1 मोल जो होगा वो आपको मालूम है 6.022 इंटू 10⁻23 के बराबर होगा, 022 इंटू 10⁻23 के। और इसका S8, S का नंबर सल्फ़र का क्या होता है 32,
और ऐसे 8 मॉलिक्यूल हैं तो 8 से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 62 8 3 24 256 आ जाएगा। तो आपका ये 256 ग्राम एक मोल सल्फर में होते हैं और आपको निकालना है कि 16 ग्राम में कितने होंगे। और 256 ग्राम में मतलब एक इतने मॉलिक्यूल होते हैं। तो 16 ग्राम में निकालने के लिए क्या करेंगे हम 6.022 इंटू 10⁻23 होते हैं कितने में 256 में। और हमें निकालना कितने में 16 ग्राम में निकालना है। तो 256 को उठा के हम इसके नीचे ले जाते हैं और हमें 16 ग्राम में निकालना है। तो यहाँ पे कुछ नहीं बचता, मतलब एक बचता है। तो यहाँ पे भी 16 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ से भी 16 से मल्टीप्लाई किया। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आंसर देखिए इसी तरीके का फॉर्म बना है और ये फॉर्म से हमारा आंसर लगभग इतना आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्युमिनियम आयन प्रेजेंट इन इतना ग्राम एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम आयन पता लगाने हैं आपको इतने ग्राम एल्युमिनियम ऑक्साइड में। तो एल्युमिनियम का नंबर आपको मालूम होना चाहिए। हिंट दे रखी है आपको, एटॉमिक मास इस बार एल्युमिनियम का दे रखा है, यहाँ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, 27 एटॉमिक मास यूनिट। लेकिन एल्युमिनियम ऑक्साइड है, केवल एल्युमिनियम का दे रखा है, ऑक्सीजन का थोड़ी ना दे रखा है। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड, तो Al2O3। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड मतलब एल्युमिनियम का हमें दे रखा है 27 इंटू 2 प्लस 16 इंटू 3। तो 27 2 7 जा 14 का 4 1 कैरी 2 2 जा 4 54 प्लस 16 3 जा 48 8 9 10 11 12 का 2 1 कैरी 5 5 10 102 ग्राम आ गया आपका ये। जब ये 102 ग्राम आ गया तो हमें ये पता लग गया कि 102 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल होंगे एवोगैड्रो नंबर से, इतने नंबर ऑफ एटम होंगे। तो हमें 0.51 ग्राम में निकालना है। तो 102 को हमने नीचे ले जाते हैं और 0.051 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, तो एल्युमिनियम आयन जो प्रेजेंट हैं एक मॉलिक्यूल में वो 2 हैं। एक मॉलिक्यूल में एल्युमिनियम आयन 2 प्रेजेंट हैं। तो एल्युमिनियम आयन कितने होंगे 3.011 इंटू 10⁻20 मॉलिक्यूल। तो इसको हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे अगर 2 हैं। एक था, एक मॉलिक्यूल में एक होगा, तो 2 में लिखने के लिए हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा 3.011 इंटू 10⁻20 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3 1 जा 3 नहीं सॉरी 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 0 0 और 2 3। तो हाँ 6.022 इंटू 10⁻20 आ जाएगा। मतलब 0.51 ग्राम में इतने एल्युमिनियम आयन होंगे। ये हमारा निकल के आ गया। आपके NCERT क्वेश्चन फिनिश हो जाते हैं। थैंक यू।